सबका विकास, इस नारे के साथ ये सरकार आई और उसमें बाद में जोड़ा गया सबका विश्वास। लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय में देश में सरकार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे में भरोसा जगता है? उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या फिर से हिंदू मुसलमान का खेल हो रहा है? कौन हावी दिख रहा है? क्या सोचता है इस पर मुस्लिम समुदाय? इन सब पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है पंचायत में हमारे साथ जमीयते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब। पहला सवाल आपसे, आपको लग रहा है आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस सरकार पर है, मौजूदा सरकार पर? नहीं, नहीं है, नारा है, बस सिर्फ नारा है। सिर्फ नारा। क्यों? 5 वजह। 5 वजह एक साथ। आप बताएं जितनी वजह आपको बतानी हो। देखिए, जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और ये आज का नहीं है, पिछले 7 सालों में अगर आप देखें तो मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए। कानून ने जिस तरह उस पर अपना काम करना चाहिए अपना काम नहीं किया। फिर एक ही पार्टी के लोग एक खास अंदाज में टिप्पणियां करते हैं, उससे आइसोलेशन होता है। वो हो रहा है, ये दूसरी बात है। आइसोलेशन आप कह रहे हैं कि मतलब देश में मुसलमान अपने आप को अलग थलग पा रहा है? अलग थलग करने के प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। अच्छा। फिर ये होता है कि नफरत का जो भाषा है, जो भारत की रूह के खिलाफ है, रूह समझती है, आत्मा के खिलाफ, उस भाषा का जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है गाली देने के लिए उनको जिनको एक समुदाय अपना सब कुछ मानता है। किसको क्या, ये समझाना पड़ेगा इसमें संकेतों में। हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हमारा सब कुछ है, हाँ। उनको गाली दी जाती है। किसने दी? कहाँ दी? बहुत जगह हुआ है। इतना बढ़ गया ये मामला, इतना बढ़ गया कि बाकायदा जुलूस निकाल करके गालियां दी जाने लगी, नारे की शक्ल में होने लगा। एक बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसने ये किया हो। मैं बीजेपी नेता की बात नहीं, बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आपने तो सरकार पर आरोप लगाया ना। सरकार का इनएक्शन, सरकार का इनएक्शन। एक बात बताइए, नहीं हरिद्वार पर नहीं आऊंगा मैं पहले। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये हरिद्वार तो एक अभी का है, लेकिन मैं तो पुराना आपको सिलसिले से जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। त्रिपुरा में क्या हुआ? जुलूस निकाला गया और जुलूस में गालियां दी गई और कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, इतने दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारा कहना क्या है, हम पहले से कहते चले आए, कोई भी समुदाय के लोग हो, अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे किसी समुदाय के खिलाफ या किसी बरगुजीदा शख्सियत, हम लोग उर्दू में कहते हैं, यानी बड़ों के खिलाफ, किसी के भी बड़े के खिलाफ कोई भी करेगा, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और, कुछ नहीं। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि आपने त्रिपुरा का जिक्र किया और आप हरिद्वार पर भी आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को जी। बिल्कुल। हरिद्वार पर इनएक्शन क्यों है? वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है। त्रिपुरा वाले मामले पर तो मैं जाकर मिलकर उनको कहकर आया। क्या वादा किया उन्होंने? कमिटमेंट किया कि कल शाम तक हो जाएगा सब, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके मत का हूं। फिर जब बरेली में तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब तो मदनी जी चुप रह जाते हैं। नहीं, 2 बातें हैं इसमें। नहीं, आपने चिट्ठी लिखी क्या गृह मंत्री को? सर वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की भाषाओं को तो जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी के बड़े को गाली नहीं दी है, तो वो भी गाली देने लगते जवाब में। आप उसको देख लीजिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं उनके बहुत सारे
लफ्जों से असहमत हूं। उनके वर्ड्स, उनका स्टाइल, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप सॉफ्ट लग रहे हैं उन पे। नो नो नो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूं। हाँ। पर एक गृह मंत्री को चिट्ठी इस पर भी लिख देते, ना, फिर हम इससे- मानते कि आप नफरत के नहीं खिलाफ नहीं हैं। नहीं नहीं, आप हिंदुओं के इसलिए खिलाफ देखिए नफरत या वो मुस्लिमों के खिलाफ आप दोनों नफरत को पर नहीं। एक बराबर नहीं कर सकती हैं। कैसे क्योंकि सर? आप देखिए ना उनके अल्फाज क्या हैं। मैं तो exact quote निकाल मैं देती हूँ। उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप उनके अल्फाज, उन्होंने किसी और को कुछ कहा ही नहीं है, किसी को गाली नहीं दी है। मैं आपको सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने। जी 20 लाख मुसलमानों, ध्यान से सुनिए, मुझे डर है मेरे हिंदू भाई कि अगर मेरा युवा कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें भारत में छिपने की जगह नहीं हाँ, मिलेगी। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। ये आपको पूरी हल्का तरह लग रहा सहमत है? हूँ मैं। और ये भाषा जो है बिल्कुल नामुनासिब है। इसी पे मदनी साहब मैं कह रही हूँ, अगर आपकी नियत नफरत के खिलाफ होती तो आप एक चिट्ठी से गृह मंत्री को इस पर भी लिख देते कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बात वो जो बात आप कह रही हैं और जहां बिठा रही हैं वो मुनासिब नहीं है। एक आप बात कह सकती हैं कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, तो मैं अपना मत दूंगा, जरूर दूंगा और दे रहा हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस देश में किसी कीमत पर गवारा नहीं किए जाने चाहिए, और इस पे जो धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, इसलिए कि गलत काम अगर कोई एक समुदाय या समुदाय के लोग, कुछ लोग करेंगे, बात सुन लीजिए, ये कुछ ही लोग हैं, ये भारत नहीं है। वो जो 80 बनाम 20 की बात हो रही है और उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं फिर कहता हूं कोई 80 इस देश का 80 से भी ज्यादा सहिष्णुता, टॉलरेंस, शराफत, दूसरे को बर्दाश्त करना, भाईचारगी, इसमें मेरा देश दुनिया के दूसरे हिस्सों से आगे है। आप इसको पड़ोस पे मत रखिए, ना पड़ोस जैसा इस देश को बनने देना है। लड़ाई ये है, ये लड़ाई नहीं है कि कौन समुदाय होगा कौन होगा। तो अगर मौलाना साहब ने भी कोई बात कही है, जैसा कि आप बता रही हैं, ये वर्ड्स मैंने अभी नहीं देखे थे, अभी आपसे सुने हैं, तो आप बता रही, मैंने उसको सही माना है और मैं उसको कंडेम भी करता हूँ। ये भी कहता हूँ गृह मंत्री को चिट्ठी को, गृह मंत्री एक चिट्ठी लिखेंगे गृह मंत्री को। बिल्कुल आपके माध्यम से तो पहुंचाए रहे हैं बात, आप कहेंगे तो चिट्ठी भी भेज देंगे। हम मेरे कहने पे मेरी चिट्ठी को सुनता कौन है? अगर सुना होता उन्होंने तो मैं 100 चिट्ठियां और भेजता उन्हें। मुझे एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करनी है, मुझे बेरोजगारी के बारे में भी बात करनी है, उसका तो मौका ही नहीं है किसी मुसलमान को इत्तेफाक से। बस इसी का मौका रह गया कि वो हेट स्पीचेस के खिलाफ या हेट क्राइम के खिलाफ बोले, या बस मुसलमान की बात करें। अच्छा, कोलकाता में पिछले महीने आपने जमीयत उलेमाए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस किया था और बोला कि मौजूदा सरकार में नफरत, हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, नफरत वाला जो अपराध है वो बढ़ा है। ये उनका वर्किंग कमेटी थी जमीयत उलेमा हिंद की, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि मुल्क में हेट क्राइम भी बढ़ गए हैं, और हेट क्राइम को काउंटर करने की जो जिम्मेदार एजेंसियां या जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, आंख बंद करके बैठ गए। तो क्या ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को वोट करने का आह्वान है? नो, फिर से पूछती हूँ। नो, वोट तो से कोई, इससे क्या मतलब? अगर कोई रियलिटी होगी, अच्छा एक आप इस रियलिटी को मान रही हैं या नहीं मान रही हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है, पहले आप बताइए मुझे। नहीं, अभी तक जो कार्रवाई वहां होनी है, ना तौकीर रजा के खिलाफ हुई है, ना हरिद्वार में आयोजकों के खिलाफ हुई है। अगर दोनों जगह में नहीं हुआ। तौकीर रजा के किस्से को 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और उसके किस्से को महीना हो रहा है, तो वो अगर हो जाता तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। आप समझिए, पर ये तो योगी मुल्क को कहां ले जा रहे हैं, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। 80% बनाम 20% की लड़ाई है, वो तो चुनाव में क्लैरिटी से बोल रहे हैं। क्या आप उस क्लैरिटी से बोलने को तैयार हैं? क्या यही कि आप जो ये हेट क्राइम या मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और नफरत वाली ठीक करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है।
हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ कर के भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको कि पूरा बीजेपी करें। के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति के खिलाफ इस देश में कानून लाया, हम पर विश्वास करो। एक बात है मोटी सी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए, ये तहैया नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो मोटी बात? कोई भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट, मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है, वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ। और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का किसके लिए कर रहे हैं भाई? ओवैसी जी के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीक़ों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कहीं, वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूँ। देखिए सर, कुछ समझाइए। एक सेकंड, थोड़ा सा समझाइए। अब आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी सरकार में है, सरकार जो नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार उस देशद्रोह को राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है। यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। कोई भी आदमी, मैं हूं, मैं दो काम मुझसे अच्छे भी होते हैं, दो काम में गलती भी होती है, भूल भी होती है, गलत भी होता हूं। आपका काम क्या है? आप मुझे टोटल निगेट करते हैं। हाँ। या आपका ये काम है कि भाई ये दो काम तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये दो कामों को ठीक करो। बात आपने पते की है सर, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को, बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये संदेश तो फैलाया जाता है ना। कौन फैला रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। बीजेपी को भी इसमें फायदा है, पोलराइज करने का मौका मिलता है। ये तो सारे इकट्ठे हो गए, ये किंग मेकर बन जाएंगे मुसलमान। पोलराइज कर लेंगे इस बहाने से, तो फ्री में कर लेंगे। मुसलमान वोटर को फिर क्या मिलता है? क्या मिलता है उसको? गालियां मिलती हैं, शर्मिंदगी मिलती है, नफरत मिलती है। नहीं, अखिलेश यादव, इस बार कहा जा रहा है कि एनमास मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ में जाएगा। जिन्ना का नाम लेने का फायदा मिलेगा? और क्यों मानते हैं कि देश का मुसलमान जिन्ना परस्त है? अगर मुसलमान का, भारत में बसने वाला मुसलमान, अंजना जी, भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 47 में, उससे पहले सन 46 में, सन 42 में रिजेक्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने। इंडियन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ने रिजेक्ट किया है। ये तो आप समझा रहे हैं, पर जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने क्यों लिया? कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे।
कुछ तो सोच रही ये होगी तो ना वही उनकी। बताएंगे कि अडवाणी जी ने क्यों लिया था, जसवंत सिंह ने क्यों लिया था और इन्होंने क्यों लिया, ये वही बताएंगे। आपको क्या लगता है किस नियत से लिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हो रहा है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मोटी सी बात है जो आप कह रही हैं उसको सही मान लेता हूं मैं। तो बेवकूफ़ी है, कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना साहब में भी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन हमारे लिए तो बेकार है ना वो तो कुल्हाड़ी मार के चले गए, तो उनसे हमारा क्या लेना देना है। अच्छा, योगी सरकार। अच्छा, और वो अखिलेश यादव एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हो सकता है उनको कोई बात उनकी अच्छी लग रही हो वो करें, उससे मुसलमान को क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे इस पर भी एतराज़ है, आपत्ति है। मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं कि मुसलमान का वो करने के लिए लिया जा रहा है। बहुत से लोगों की तारीफ कर सकते हैं, आजकल लोग गोडसे साहब की तारीफ कर रहे हैं। मैंने साहब जानबूझ के लगाया क्योंकि मैं सबके साथ साहब लगाता हूँ, उसमें लोग वही मैं नाराज सोच रही थी, आपने गोडसे साहब कह दिया। हाँ, जो सबके साथ लगाता हूँ, मोदी साहब हैं, गोडसे साहब हैं, जिन्ना साहब हैं, मैं क्या कहूँ, लोग खफा भी होते हैं इस बात पर। हत्यारे को हत्यारा कहने में डर हाँ लगता नहीं, है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, लेकिन लोग नाम ले रहे हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं ना, और खूब गर्व के साथ नाम लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर तो कभी सब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं तो बहरहाल सब्जेक्ट बनना ही था, डिबेट भी होनी थी, और वो हमारे ऊपर आ जाती है सारी, सब लोड फिर करके हमारे कंधे पे आ जाती है मुसलमानों की। आसान है, कमजोर कंधा है बेचारे का, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कौन सुनेगा? वो खिलौना बनने के लिए अगर कोई तैयार हो तो क्या किया जाए? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना, यहाँ तो ऐसे ही हो गया, कौन सुनेगा? फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना, मेरे फटे हुए दामन को कौन देखेगा? यहाँ सब अपने अपने तो फटा हुआ दामन क्यों रह गया हैं। आजादी के इतने साल बाद भी मुसलमानों का? देखिए, मुसलमान पॉलिटिकली तो जैसे मैंने कहा, वो किसी इन ब्लॉक किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं जाना चाहिए, भले जिताने के लिए जाएं, हराने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये नियत नहीं होनी चाहिए कि इनको हर हाल में हराना है, नो, जिताने के लिए हम आएंगे, किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन इस मुल्क में जितना क्रीमी लेयर था इंडिया का, सन 47 में वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर, इंडियन मुस्लिम्स का जो क्रीमी लेयर था वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। यहाँ तो गरीब लोग रह गए थे, जो रह गए थे उन्होंने इस मुल्क में 70 सालों में 75 सालों में जो अचीव किया है वो एक बड़ी खूबसूरत दास्तान है, उसको छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शुक्रिया अदा करना चाहिए उस प्लेटफॉर्म का जो इंडिया ने हमको दिया इस मुल्क में। हमने बहुत कुछ अचीव किया इस मुल्क में। भारत का मुसलमान इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों से किसी तरह कम नहीं है, ज़्यादा ही है। बदकिस्मती से पॉलिटिकल रीजन से पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ख़ास सोच के तहत डिमोनाइजेशन का काम शुरू किया और हम लोग भी उसमें हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी तो जैसे बाजार गर्म है, अंग्रेजी का शब्द आपने बोल दिया तो अपने दर्शकों को समझा दें। आप जो डिमोनाइजेशन कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि बदनाम करके, मुसलमानों को बदनाम कर दिया ना, नक्कू बना करके रख दिया गया। अभी तो आज तो नक्कू बना हुआ है मुसलमान। हाँ। लेकिन क्या वजह है? वैसे हर जगह यही बोलते हैं कि आप में से एक कोई भी मुस्लिम लीडर आज तक ऐसा मुसलमान नेता बड़ा यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि सभी, चाहे वो अपना दल हो, अन्य अन्य पार्टियों का वो नाम लेते हैं, राजभर साहब की पार्टी, ओपी राजभर, सब अपने अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, वो उसी समुदाय से निकलता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई राजनेता जो सशक्त हो, जिसकी धाक चलती हो, वो नहीं बना। क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स जो है उसको, मेरा मानना ऐसा है, हमारे देश में कम से कम हमें पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। जब आप मजहब की बुनियाद पर पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिकल पर्पस से धर्म का उपयोग करेंगे, ये मेरे देश के सोशल फैब्रिक को, इसके समाजी ताने बाने को कमजोर करेगा। अब आप बैरिस्टर साहब की बुराई कर रहे हैं, ओवैसी साहब। पता नहीं किसकी बुराई कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आप कहेंगी बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। मुझे लगता है आप डिप्लोमेटिक है। नो, आप नो, बिल्कुल नहीं। आप चाह रहे हैं एकदम डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, एकदम डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, सीधा साधा बात है।
धर्म को न इधर वालों को न इधर वालों को, धर्म को सियासत से, राजनीति से अलग रखना चाहिए। इस मंच से आपका संदेश यही है कि आप किसी को हराने के लिए वोट मत कीजिए, आप देखिए कि कौन अच्छा कैंडिडेट है और वोट कीजिए। आपको लगता है कि इस तरह से वोटिंग होगी या मुस्लिम समुदाय वोट करेगा? पता नहीं क्या होगा, हो सकता है कहीं सिचुएशन ऐसी भी हो जैसा मैं कह रहा हूँ, और कहीं सिचुएशन इसकी उलट भी हो, क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है, लोग इस तरह कंफ्यूज्ड हो गए हैं और इस तरह परेशानी में हैं कि वो क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी एक ओपिनियन थी, वो मैंने दी है आपको। क्या परेशानी आपसे लोग शेयर करें, क्योंकि आप बार बार उस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं, आप आइसोलेशन का जिक्र कर रहे हैं कि अलग थलग कर दिया गया वही है। मैंने कहा, क्या कहते हैं लोग आपसे? नफरत बढ़ाने की खिलवाड़ हो रहा है। नफरती तत्व जो हैं वो चाहे थोड़े से हों, अब वो वोकल हैं, वो जोरदार हैं, उनकी सुनी जाती है, और गवर्नमेंट का इनएक्शन है, खामोश बैठी है, सुनवाई नहीं हो रही है। भाई कानून, भारत का जो संविधान है उसके तहत जो कानून मौजूद है उस कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये तो योगी जी तो कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या गलत कह रहे हैं वो? अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कहा कि सबने कुछ न कह रहे हैं सबको अनुशासित रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में भी रखते हैं, और उसके बाद जब मॉब लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ। तो ये दोनों बातें हो रही हैं। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय में हम सबका साथ, सबका विकास, घर उसको पक्का मिलेगा तो घर उसको भी हम धर्म देख के घर नहीं देते। ये सही भी हो सकता है और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। नौकरियों में अगर बराबर अवसर मिले काबिलियत की बुनियाद पर तो इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जो कानून सरकार लाई उसको भी वेलकम करते हैं आप? देखिए, मैं उसके बारे में भी हमारा बहुत क्लियर मत है बिल्कुल। अगर आप ये समझती हैं कि इसके लाने से पोजीशन चेंज हो गई है तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लाने से कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, अलबत्ता कहने का मौका मिल गया कि हमने ये कर दिया, वो किया कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, उसका असर धरातल पे क्या होगा? वो कानून तो आ गया, कानून आने से फायदा क्या हुआ? जो इस देश में मौलानाओं ने इतने साल तक कुछ नहीं किया, जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था ट्रिपल तलाक के नाम पर, इंस्टेंट तलाक देते थे, अभी भी हो रहा है। तो आप रिपोर्ट कीजिए। किसको रिपोर्ट करेंगे? कौन सुनेगा? सुनता कौन है? जिस चीज की रिपोर्ट करते हैं उसी को नहीं सुना जाता तो उसको कौन सुनेगा? कैसे इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मेरा जो आपका अनुभव बता, मेरा जो एक मत है वो बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने एक कमिटमेंट किया है। आप उस कमिटमेंट को मत तोड़िए किसी भी इशू को लेकर के, किसी भी तरह से। लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दीजिए, यही रियल इंडिपेंडेंस है। आप इस इंडिपेंडेंस को खत्म मत करिए। समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे क्या बात ट्रिपल तलाक देना, अब उसी पे आ रहा हूँ ना। अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर अब वो मेरी बात को, छोटी छोटी बात को पकड़ेंगी तो मेन मुद्दे पे कैसे पहुंचेंगे? ऐसा हुआ, आपने जो समाजी बुराइयां हैं वो मुसलमानों में भी हैं और समाज के हर वर्ग में हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, सब जगह बहुत सारी समाजी अलग अलग तरह की बुराइयां हैं। जहेज की प्रथा या डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेस। ठीक है, मैं इसका जवाब दूं? जेंडर बेस, बस मेरा कंप्लीट हो जाए तो आपके तो सारे जवाब ही जवाब है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में मौजूद है, एक सच्चाई है समाज की। इसको दूर करने के लिए समाज की जिम्मेदारी पहले होती है। कानून एक काम करता है। 1971 से पाकिस्तान में कानून बना हुआ है, यही वाला जो मोदी जी ने अब बनाया है। बांग्लादेश में बना हुआ है, कई मुस्लिम देशों में। हाँ, लेकिन कोई हालत में कोई चेंजिंग नहीं आई है। हालत में चेंजिंग के लिए समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। हत्या के खिलाफ भी कानून है सर, तो हत्या रुक थोड़ी जाती है। हाँ, ठीक, लेकिन कानून तो बना के रखेंगे ना। सारे मौलाना मैदान में कूद गए कि कानून ही गलत है, गलत मंशा से लाई गई। आप मुझे बताइए, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे दहेज हो, सबके खिलाफ कानून है ना। खिड़की दरवाजे तो हर धर्म को खोलने होंगे, रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। वो ठीक है, क्योंकि अशिक्षित बनाए रखो, घरों में सीमित रखो, एक बात बताइए, अंधेरे में रखो। एक बात बताइए, आपको तो खुल के समर्थन करना चाहिए। सती के खिलाफ जब कानून बनाया गया तो समाज को इन्वॉल्व करके बनाया गया या समाज को इग्नोर करके बनाया गया?
समाज को अलग करके बनाया गया, या समाज के लोगों को सबको जोड़ के कितने सारे देखिएगा 70 साल तक किसी को समझ ही नहीं आया सर। आप लोग सब बैठे थे, किसी को समझ ही में नहीं आया कि इसको ठीक करने की इसको जरूरत है। ठीक करने की जरूरत है। कानून, मैं वही बात कह रहा हूँ, कानून तो लाना ही पड़ेगा ना। कानून के जरिए से, ऑफ कोर्स कानून के जरिए से आप कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में भी लेकिन कोई होता नहीं, कानून है। मसला हल नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, मसला हल नहीं होता है, उल्टे आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस अंदाज से लेकर के आए, जिस अंदाज से मीडिया पर बहसें चली हैं और जिस अंदाज से उसको पेश किया गया, तो पूरी कम्युनिटी ने ये फील किया कि आपने उनको आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के लिए लाया गया उसको, वो भी एक पार्ट है। मैं उस जमाने में भी आपके यहाँ शायद एक डिबेट में मुझे मौका मिला था कहने का, आप मौजूद थी। मैंने कहा था वे ऐसा कर दिया जैसे हर घर में तलाक़ें हो रही है, हर मुसलमान मर्द अपनी औरत को तलाक दे रहा है, या हर घर में कोई ना कोई। भैया आप तलाक का रेशो तो उठा के देखिए कि किस सोसाइटी में ज्यादा तलाक हो रही है, किस सोसाइटी में कम हो रही है। ये आप उठा करके देख लीजिए। मुझे मालूम होता है जिस पर आप बहस करेंगी तो मैं लेके आता, और किसी दिन, क्योंकि इसी के बना पर बीजेपी कहती है कि हमें महिलाओं ने वोट किया और महिलाएं जो अच्छी बात वो है, हमारे लिए वोट अब करती है। इसलिए किया हो या किसी लिए किया हो, मुसलमानों कि आप जैसे मौलाना तो नाराज है, मुसलमानों को जो कट्टर है वो गुस्से में है, लेकिन महिलाएं खुश हैं। मुसलमानों को मैं यही कहता हूँ, अच्छी बात है। अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है। किस वजह से हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं कि महिलाओं ने, यानी मुसलमानों के एक पार्ट ने, मैं नहीं कह रही, बीजेपी का दावा है। अच्छा, अब बीजेपी का दावा है तो उसको मैं क्या कहूँगा बीजेपी के दावों के ऊपर। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई चलो कुछ तो दे रहे हैं, ये मान लिया उन्होंने कि कुछ दे रहे हैं, वरना वो तो ये कहते हैं, उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मियाँ के वोट हमको नहीं चाहिए, मियाँ का वोट नहीं चाहिए हमको, घर जाओ अपने। तो ऐसा भी है। 80% 20% वाला वही तो खेल है, फिर इसको समझने में क्या दिक्कत है। योगी जी भी कह रहे हैं कि 80% बनाम 20% का। अच्छा कह रहे हैं वो, इसको कैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं आप कह रहे हैं क्या? योगी जी ने कहा है कि 80% बनाम 20% का ये चुनाव है। 20 का मतलब कैसे इंटरप्रेट कर? 20 का मतलब आप मुसलमान बता रहे हैं। बताइए आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं? पता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इस देश की 80% जनता मेरे साथ है। और अगर वो ये नहीं कह रहे हैं और जो आप कह रही हैं वो मतलब है, तो ये तो मतलब इससे ज्यादा निंदा करने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स तो होती है मदनी जी, ये आपको भी पता है। ये समाजवादी पार्टी को भी सूट करता है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ आए, और दूसरी तरफ ये बीजेपी को भी सूट करता है। इसमें रोड मैप क्या है? अंतिम के 2-3 सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें देश का जो मुस्लिम है वो अपने आप को सिटीजन बनकर इस देश में जिए, या मुस्लिम और हिंदू समझकर? मैंने कहा कि राजनीति में फैसले राजनीतिक लोगों को भी और पब्लिक को भी धर्म से अलग करके करने चाहिए। राजनीतिक हिसाब से फैसले करने चाहिए, धार्मिक हिसाब से फैसले नहीं करने चाहिए। धर्म धर्म की तरह है, धर्म की जगह पर है, और जब धर्म को राजनीति से मिलाया जाएगा तो वो अधर्म हो जाएगा। आप लोग डराते रहेंगे ऐसे कि देखो हेट क्राइम हो रहा है, देखो तुम्हें आइसोलेट किया जा रहा है, तो फिर तो हम डरा रहे हैं। ये आप ही कह रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ गया अच्छा, है, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं आइसोलेट हो गया। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ जो संदेश आप लोग देते हैं। अंजना जी आवाज नहीं उठाएं। जमीयत उलेमाए हिंद की बात लोग सुनेंगे ना, तो आप क्या संदेश देते हैं? अंजना जी, अगर मैं अपनी सरकार से और अपने देश के साथियों से, अपने भाइयों से ये कहूँ कि सिचुएशन को वहाँ ले जाया जा रहा है, तो ये डराना हो गया। अगर ये डराना हो गया तो मैं क्या करूँ? मुझे बताइए। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे भारतीय होने पर और अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है। मैंने चूज़ किया इंडिया को, मैं क्या करूँ? मुझे बताइए। अगर ये डराना है तो फिर मेरा करने का काम क्या रह जाता है? मेरे रसूल को गाली दी जा रही है और जुलूस निकाल के दी जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी गाली देने लगूँ? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि पब्लिक को इकट्ठा करूं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कहूं कि देखो ये बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये बुरा है। या ये है कि मैं कम से कम एक लेटर भेजूं और लोगों से कहूं अपना यहाँ रिजोल्यूशन पास करूं, ये तो मिनिमम है।
अगर मैं पब्लिक इकट्ठी करके भी कहता हूं और ये कहता हूं कि मुझे आओ मार लो, चलो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाए मेरे मारने से, तो मेरी देश की एकता और अखंडता के लिए मेरी जान चली जाए, मुझे परवाह नहीं है, अगर मैं ये कहूं तो इसमें क्या बुराई है? फेयर। लेकिन क्या आप तौकीर रजा के खिलाफ भी रेजोल्यूशन? भाई देखिए, बात वहीं घूमकर फिर सुई अटकती है। वही मैं कह रहा हूं ना कि आपने जो सुनाया मुझे, वो मेरे लिए बिल्कुल वो है, और वो जैसा आप सुना रही हैं ऐसा है, तो मैं पूरे जोर से कहता हूं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। एक्शन कौन लेगा? ना आप ना मैं। सवाल यही है ना कि देखिए, तौकीर रजा टाइप के लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो वहां पर भी उतनी तालियां बजती हैं, उतने ही माइंड्स को, ब्रेन्स को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। वो आप सिर्फ दोनों तौकीर तरफ। रजा के मामले के ऊपर आप बात कर रही हैं ना, आपने तो नहीं, आज ऐसे अनेकों बयान पिछले दिनों के कई लोगों के हैं, अब इकट्ठा करके उनकी लिस्ट यहाँ नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि नॉन पार्टिजन होकर इस पर बोलना होगा। हाँ, कि चाहे इधर हो उधर हो, दोनों में मैं मदनी देखिए, साहब को एक आतंकवाद चिट्ठी की लिखनी बात चाहिए। है, मदनी जी एक चिट्ठी लिखिए। आतंकवाद की बात है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे इंडिया में पब्लिक को इकट्ठा करके बड़े बड़े, यानी मिलियन लोगों को लेकर के आतंकवाद का विरोध किया। आपको मालूम है, आतंकवाद का विरोध पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर हुआ है, लेकिन जैसा भारत में हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मिलियन लोग सड़क पर आए हों। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, कोई शहर बड़ा ऐसा नहीं था जो बचा हो, और मुसलमान थे वो आने वाले। ये हमने किया है। हमने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया है। हमने भारत को अपना घर, हमारा घर था, है और रहेगा, और अपने घर की रक्षा करना भी हम जानते हैं। हमसे ज्यादा कौन जानेगा इस घर की रक्षा करना? हमने तो इस्लाम के नाम पर बनने वाली स्टेट को रिजेक्ट करके इंडिया को चूज किया है। वो इस्लाम के नाम लेकर के बना रहे थे। आप देखेंगे। नहीं, ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसका एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ठीक। अपने आप को वोट बैंक बनने से मुस्लिम समुदाय कैसे बचा सकता है, बच सकता है? मैंने कहा ना, सबके साथ रहना चाहिए। आपने कहा औरतें जा रही हैं उनके साथ, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, बढ़िया है। और क्या तरीका होगा? सबके साथ होना चाहिए, जहां जो सही हो, जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए, और किसी एक पार्टी के साथ दुश्मनी का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। मौलाना महमूद मदनी जी हमारे साथ थे, जिनका ये कहना है कि किसी भी एक पार्टी से मुस्लिम समुदाय को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और ये एक तरीका हो सकता है वोट बैंक की एक मकड़जाल में फंसने से बचने का। आप देखते रहिए आज तक।